यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के पूर्व प्रमुख आंद्रेय यरमाक को आखिरकार 60 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। आज सुबह 14 मई को यूक्रेन में वो हुआ जो एक साल पहले बिल्कुल असंभव लगता था। उच्च भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय ने आंद्रेय यरमाक की गिरफ्तारी का फैसला सुनाया। उस व्यक्ति को जो वर्षों से यूक्रेन चला रहा था और पश्चिमी देशों से संबंध समन्वयित कर रहा था, 60 दिनों के लिए हिरासत में, जिसमें 140 मिलियन ग्रिवना यानी लगभग 3.5 मिलियन डॉलर की जमानत पर रिहाई का विकल्प है। यरमाक ने पहले कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है और आज उसने कहा कि उसके अमीर दोस्त उसे हिरासत से बाहर निकलने में मदद करेंगे। इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग तक 14 मिलियन ग्रिवना से ज्यादा इकट्ठा हो चुके हैं। आगे क्या होगा यही चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्जेंडर है, अलेक्सी पेचिए। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। यूक्रेन का उच्च भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रपति कार्यालय के पूर्व प्रमुख आंद्रेय यरमाक को 60 दिन के लिए गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्हें 140 मिलियन ग्रिवना की जमानत पर रिहा होने का मौका मिला है। पैसे जमा करने से पहले वो जांच हिरासत केंद्र में रहेंगे। अब यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के अनुसार यरमाक इसमें धन को वैध दिखाने में शामिल हो सकते हैं। 460 मिलियन ग्रिवना जो कीव के पास कोजिनो के एक प्रतिष्ठित इलाके में डिनास्टिया कॉटेज टाउन के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए थे। उन्हें 12 साल तक की कैद और संपत्ति की जब्ती का खतरा है। अब सुनिए आंद्रेय इस फैसले पर क्या कहते हैं। यरमाक, इसका मतलब है जज ने फैसला इस तरह सुनाया। जांच न्यायाधीश ने फैसला दिया कि एनएबीयू डिटेक्टिव की याचिका आंशिक रूप से मंजूर हो और संदिग्ध यरमाक को उसकी गिरफ्तारी के समय से 60 दिन जेल में रखा जाए। संदिग्ध के लिए 140 मिलियन ग्रिवना की जमानत तय की गई, जबकि एनएबीयू ने 180 की मांग की थी। जज ने जोड़ा कि जमानत खुद संदिग्ध या अन्य लोग भी जमा कर सकते हैं। यरमाक ने कहा कि उसके पास जमानत की रकम नहीं है, वो दोस्तों और जानकारों से पैसे जुटाएगा। उसने कहा, मैं यूक्रेन में ही रहूंगा, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है, वैसे भी हिरासत केंद्र में और क्या कर सकते हैं। उसने फिर आरोपों को निराधार बताकर खारिज किया। वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के समर्थक अब जोर देकर कह रहे हैं कि ये सब केवल रूस की सूचना अभियान है, जिसका उद्देश्य यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाना है। और फिर वे तुरंत ये तर्क देने लगते हैं कि देखिए, रूसी लोग इस भ्रष्टाचार घोटाले को पूरी तरह से उछाल रहे हैं। वहीं यूक्रेनी पत्रकार और ब्लॉगर भी इस प्रवृत्ति को अपना रहे हैं और साफ तौर पर क्रेमलिन के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ काम कर रहे हैं। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि खुद ज़ेलेंस्की एनएबीयू के प्रतिनिधियों के अनुसार इस जांच में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास राष्ट्रपति के खिलाफ जांच करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति कार्यालय समर्थक ज़ेलेंस्की की पूर्व प्रेस सचिव यूलिया मेंडल का टकर कार्लसन को इंटरव्यू भी यहां जोड़ा गया है, पर मैं खुद को दोहराऊंगा नहीं। मैंने टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज पर इस इंटरव्यू पर अपनी राय पहले ही बता दी है कि इसके पीछे कौन है और ये अब क्यों आया। मैं साफ कह दूं, मुझे यह कोई बड़ी साजिश नहीं दिखती। आइए इस स्थिति को शांति से समझें। यरमाक पर 460 मिलियन ग्रीवना, 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जांच के अनुसार ये पैसे कीव के पास आलीशान विला बनाने में लगाए गए थे। जमानत 3.5 मिलियन डॉलर है। वो कहता है कि वो दोस्तों से पैसे जुटाने की कोशिश करेगा। तो या तो ये सच है और तब उसके पास वाकई इतने पैसे उपलब्ध नहीं हैं जो जांच की सच्चाई पर सवाल उठाता है, और वो कहेगा कि यरमाक असल में दोषी नहीं है, या फिर यरमाक के पास बस साफ पैसे नहीं है और तब खुद जमानत न जुटा पाने का तथ्य आरोप का परोक्ष प्रमाण बन जाता है। ठीक है, देखते हैं यरमाक के दोस्त उसके बचाव में कितनी जल्दी आगे आते हैं। अगर जमानत जमा हो जाती है तो यरमाक प्री ट्रायल हिरासत केंद्र से रिहा होगा, लेकिन उस पर कई प्रक्रियात्मक जिम्मेदारियां रहेंगी। उसे जांच अधिकारी, अभियोजक या अदालत के बुलावे पर हाजिर होना होगा और निवास या काम बदलने पर सूचना देनी होगी। उसे शहर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। विशेष अनुमति के बिना उसे अपने सभी पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट और देश से बाहर जाने की अनुमति देने वाले सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण पहनना अनिवार्य है
और साथ ही यरमाक को सख्त रूप से अन्य संदिग्धों और गवाहों के साथ मामले की जानकारी पर चर्चा करने की मनाही है। इनमें अलेक्सेई चेर्निशेव, तिमूर मिंदिच, वोही मिंदिच, वेरोनिका अनिकियेविच, वैसे रुस्तेम उमेरोव और अन्य शामिल हैं। अब मामले की पूरी तस्वीर सामने है, क्योंकि इसके बिना इसका पैमाना समझ में नहीं आता। मैं याद दिला दूं, एनएबीयू और एसएपी का कहना है कि यरमाक पर संगठित आपराधिक गिरोह में शामिल होने और कीव के पास एक आलीशान आवासीय परियोजना के निर्माण के जरिए लगभग 460 मिलियन ग्रिवना की मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है। कॉटेज कॉलोनी पोसेलोग दिनस्तिया कोजिन में है। 8 हेक्टेयर में आलीशान मकान बनाए जाने थे और एक स्पा सेंटर भी प्रस्तावित था। धारा 209 भाग 3 आपराधिक संहिता के तहत सजा 12 साल तक की सजा संपत्ति की जब्ती के साथ। खुद यरमाक के अलावा उप प्रधानमंत्री अलेक्सी चेर्निशेव और व्यवसायी तिमूर मिंदिच भी संदेह के घेरे में हैं। तिमूर मिंदिच पहली बार नवंबर 2025 में एनएबीयू के निशाने पर आए थे। उन पर एनर्गो आटम में $100 मिलियन की रिश्वतखोरी की योजना में शामिल होने का आरोप था। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में जांच अभी भी जारी है। यानी मिडास केस और इस डायनेस्टी टाउन की कहानी अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। मिडित से जुड़ी रक्षा कंपनियों की जांच हो रही है, जिनमें फायर पॉइंट भी शामिल है। दूसरी ओर ये ध्यान देना जरूरी है कि यह मामला यूक्रेन के लिए बेहद संवेदनशील समय में सामने आया है, क्योंकि कीव अपने पश्चिमी सहयोगियों से लगातार सैन्य और वित्तीय समर्थन मांग रहा है। दूसरी ओर याद दिला दूं कि पिछले जुलाई में यूक्रेन सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा लाया गया कानून पारित किया था, जिसने एनएबीयू और एसएपी की स्वतंत्रता सीमित की थी। सवाल है ये क्यों किया गया? असल में अगर वो कानून लागू होता तो एनएबीयू ऐसे स्वतंत्र जांच बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि वे यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के नियंत्रण में होते, जो पूरी तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति के अधीन है। फिर प्रदर्शन हुए और जेलेंस्की को कानून रद्द कर भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की स्वतंत्रता बहाल करनी पड़ी। मैं याद दिला दूं, उस समय अमेरिकी सेनेटर शाहीन और ग्रैहम ने कड़ा बयान दिया था। मैं उसे उद्धृत करता हूं। यूक्रेन को समर्थन बंद करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तर्क यह है कि वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसके बाद एनएबीयू ने न सिर्फ अपना काम जारी रखा, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय के शीर्ष पर ही प्रहार किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यरमाक की गिरफ्तारी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से कोई संकेत है? जेलेंस्की अब तक सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोले हैं। उन्होंने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने चुप रहने की रणनीति अपनाई है। उनकी प्रेस सेवा ने कहा कि इस विषय पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। ये अपने आप में एक जवाब है। अगर सरकार यरमाक की रक्षा करना चाहती तो वो इसे सार्वजनिक रूप से और तुरंत करती। बैंकोवा की चुप्पी भी एक चुनाव है, और ये चुनाव बहुत कुछ कहता है। आगे क्या होगा? मेरे अनुसार 3 संभावनाएं हैं। पहली, यरमाक कुछ दिनों में 140 मिलियन ग्रिवेना जुटाकर जमानत पर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के साथ बाहर आते हैं और केस महीनों या सालों तक चलता है। दूसरा परिदृश्य ये है कि पैसे ना होने पर वे 60 दिन न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जांच चलती रहेगी, खासकर रक्षा मामलों में, और यरमाक दूसरों को भी फंसा सकते हैं या खुद को बड़ा शहीद बना सकते हैं। तीसरा विकल्प है अपील करना, और यरमाक के वकील पहले ही बता चुके हैं कि वे अपील करेंगे। ये भी समय लेगा, लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इसे रोकना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि 1 साल पहले जब एनएबीयू और एसएपी की स्वतंत्रता से संबंधित कानून को पास कराने की कोशिश की जा रही थी, या कहें कि भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं से उनकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की जा रही थी। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह के समर्थन के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही था। ध्यान रखना। सबको अलविदा।